गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपको गाउस का नियम और उसका सत्यापन करा दिया था। आज हम आपको गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोग कराएंगे। गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोग 6 हैं, आपको क्वांटिटी में संख्या में 6 हैं। और इन नियमों का ऐसा है कि इनमें से एक आध तो हम हर साल सही पेपर में आ ही जाते हैं, है ना। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहला अनुप्रयोग वैसे बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला अनुप्रयोग है नंबर 1 पे है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा ही अच्छी तरीके से देखने लायक क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि की दिशा भी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये निर्धारण करना होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये अनंत रेखीय आवेशित तार का एक भाग है ए बी। अनंत रेखीय आवेशित तार का एक भाग है ए बी। आप जब इसे आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से इसकी लंबाई पर, इसकी रेखा पर वितरित हो जाता है। आपने जब इसको आवेश देना है तो आवेश एक समान रूप से इसकी लंबाई पर वितरित हो जाएगा। इसकी लंबाई है L। ठीक है, इसकी लंबाई L है और इस पर उपस्थित आवेश का मान है Q। और इस आवेशित तार के कारण स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर, बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमको इस तार के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से लंब डालो, जो इस तार पर बिंदु O पर आकर मिलेगा। इस पर आकर मिलेगा O पर, और O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिए, A1 और A2, और अल्पांश के कारण बिंदु P पर, अल्पांश के कारण बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। ठीक है, ये बिंदु P है आपका। अब सीधी सी बात है कि आपने जब बिंदु P से लंब डाला था जो O पर मिला था, और O से आपने बराबर दूरी पर दो अल्पांश लिए थे, A1 और A2। O से इनकी दूरियां बराबर थी, A1 की भी और A2 की। तो इन अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है परिमाण में, वो समान आई है। इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिमाण में कैसा होता है? समान। ये जो अल्पांश ऐसे का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में क्या होती है? समान, लेकिन इनकी दिशा भिन्न भिन्न होती है। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा भिन्न है। अब परिणामी दिशा निकालने के लिए आप इसके घटक करेंगे DE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE sin थीटा। ऐसे यहाँ करेंगे, ये एंगल थीटा बना लेंगे, ये एंगल थीटा बना लेंगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ऐसे इसका DE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ आएगा DE sin थीटा। DE sin थीटा और DE sin थीटा, DE sin थीटा और DE sin थीटा परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है।
तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन DE cos थीटा और DE cos थीटा समान परिमाण में और एक ही दिशा में है, तो ये परस्पर जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आवेशित तार के कारण निकालोगे विद्युत क्षेत्र तो वो सदैव तार के लंबवत आएगा सीधा। किसी आवेशित तार के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, किसी आवेशित तार के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो वो सदैव तार के कैसा प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, लंबवत प्राप्त होता है। ठीक है, किसी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तार के लंबवत प्राप्त होती है, ना ऊपर ना नीचे ना अगल ना बगल, बिल्कुल लंबवत। ठीक है, यानी तार के कारण या तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा या विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ना ऊपर होगा ना इधर होगा। जैसे आप कहें कि इस कोण पर होगा, मैं कहूँगा नहीं। आप कहेंगे सर ऐसे होगा, नहीं नहीं। हमेशा तार से विद्युत क्षेत्र जब ही होगा जब वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तार के लंबवत प्राप्त होती है, पहली बात तो। यानी इससे तो सिर्फ आपको इतना पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो तार के लंबवत होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देखिए। हाँ जी, पहला काम तो दिशा निर्धारण का था। एक चीज और रह गई इसमें, ये बताता हूँ। जब आवेश एक समान रूप से रेखा पर वितरित होता है तो रेखीय आवेश घनत्व निकलता है। क्या निकलता है, रेखीय आवेश घनत्व। पढ़ाया मैंने आप लोगों को। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, लैम्डा बराबर Q/L। दिस इंप्लाई Q बराबर लैम्डा L, समीकरण नंबर है ना। ये रेखीय आवेश के कारण मतलब रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा बराबर Q/L और Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L, समीकरण नंबर 1। आई थिंक इसमें आपको कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है ना। ये है सिस्टम इसका, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, हमने दिशा का निर्धारण कर लिया। अब हम निर्धारण करेंगे इसकी वैल्यू का, यानी इसके परिमाण। तो साफ कर देते हैं एक बार, दोबारा से बना लीजिए डायग्राम। वैसे डायग्राम तो यही है बच्चों, डायग्राम कोई और नहीं है, डायग्राम तो यही है, पर उसमें घटक वगैरह नहीं दिखाएंगे ना। ये देखो, यही डायग्राम है, कोई नया डायग्राम नहीं है। ये देखो, ये AB तार है और इस पर वही धनावेश प्लस Q आवेश एक समान रूप से इसकी रेखा पर वितरित है। ठीक है, इसकी लंबाई है कितनी, L है, और ये इससे स्मॉल r दूरी है बिंदु P पर, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से बताया था गाउस के नियम में कि गाउस के नियम से अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और बंद काल्पनिक पृष्ठ भी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे उस आवेश की दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। ठीक है, तो गाउस के नियम से हम निकालने के लिए एक यहाँ पर एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना। अब वो काल्पनिक पृष्ठ किस तरह का बना, सब बेलनाकार शेप का बनेगा। क्यों बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। बेलन की शेप क्यों बनेगी, यार बेलन की शेप इसलिए बनेगी, ऐसे समझिए जैसे ये स्टूल है, जैसे तार है। अब ये तार इसमें से गया, स्टूल में से गया, तो अगर बिंदु P, ये इस तार से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ इतनी दूरी पर बिंदु P है। अब ये तार है। अब आपको इस तार पर आवेश है, तो आपको चारों तरफ ऐसा पृष्ठ बनाना पड़ेगा जिसकी दूरी इस तार से हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। और ऐसा पृष्ठ तो भाई साहब बेलन ही बन सकता है, और वो भी ऐसा वैसा बेलन नहीं, ऊर्ध्वाधर बेलन, ऊर्ध्वाधर बेलन। ठीक है ना। तो स्मॉल r त्रिज्या के और L लंबाई के ऊर्ध्वाधर बेलन की कल्पना है। ठीक है, तो गाउस के नियम से
गाउस के नियम से साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टी एरिया ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। परंतु सिग्मा q बराबर क्या होगा, q हमने पहले ही बता दिया कि इस पृष्ठ को हम आवेश तो q दे रहे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टी एरिया यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स का बंद समाकलन E डॉट ds बराबर आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। हाँ जी भैया, इसको हटा देते हैं हम जरा, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, पूरा आ जाएगा तो इस पर बोर्ड पर ये चाहिए। आपने जो समीकरण 1 निकाला था ना q बराबर लैम्डा l वाला, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दो, है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टी एरिया ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q की जगह क्या लिखेंगे आप, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, q की जगह हमने क्या लिखा, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका समीकरण नंबर 3 आया, ठीक है। अब समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर ये समीकरण नंबर आपका 3 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बेलनाकार पृष्ठ है जो हमने माना है, ये एक्चुअली में 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ S1, नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ S2 और बेलन का वक्र पृष्ठ S3। और आपको जब कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो उन जगहों पर आपको क्या मानने पड़ेंगे, अल्पांश, क्योंकि फ्लक्स है, फ्लक्स के लिए तो आपको अल्पांश बनाने पड़ेंगे। और अल्पांश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, ये ds की दिशा है बच्चों। तो ये जो समाकलन है E डॉट ds, इसको 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds बराबर कितना, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन। A डॉट b इक्वल्स टू क्या होता है, A डॉट b इक्वल्स टू होता है AB cos थीटा। इसको हम और एक्सपेंड कर देते हैं, S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस क्या आएगा बताओ फिर, S3 E ds cos थीटा बराबर कितना, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन। अब इस डायग्राम को देखिए, और इस डायग्राम में देखने के बाद आपको पता चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो अल्पांश क्षेत्रफल और ds के बीच में कितने का कोण बनना है, S3 के लिए बस थीटा बराबर 0 है, S1 के लिए थीटा बराबर 90 है और S2 के लिए थीटा बराबर क्या है, 90 है। तो हम इस वाले जो हमारा ये समीकरण नंबर कौन सा मिला, 4, हम इस समीकरण नंबर 4 में थीटा के विभिन्न मानों को रख देंगे। तो रख देते हैं, देखिए S1 E ds cos 90 प्लस S2 E ds cos 90 प्लस S3 E ds cos 0 डिग्री।
और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और बराबर कितना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी 0 है और ये भी 0 है, प्लस ई S3 ds बराबर कितना लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखिए, ये जो ds है, मतलब तीन पृष्ठ थे ना, S1 S2 और S3, S1 और S2 तो वृत्ताकार पृष्ठ थे और वैसे भी उनका कोई रोल नहीं रहा आपके उसमें। S1 और S2 आपके दोनों वृत्ताकार पृष्ठ थे, उनका वैसे भी कोई रोल नहीं रहा, तो वो जब वृत्ताकार पृष्ठ में उनमें कोई रोल नहीं रहा तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, केवल S3 को ही काउंट करेंगे ना, तो हमने यहाँ S3 काउंट करना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो E बाहर आ जाएगा, S3 ds बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 5, S3 ds की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 2 पाई r l। बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r h होता है। अब यहाँ बेलन की लंबाई हमने l ली है, तो ये आएगा 2 पाई r l, तो हमने इसका लिखा है 2 पाई r l। तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ, E इंटू 2 पाई r l बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या है बताओ आगे वैल्यू, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। समीकरण नंबर 6। अब ये समीकरण नंबर जो 6 है, यही आपका अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ठीक है, तो एक बार बच्चों आप इसको देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाने कितनी बार क्या बेटा, ये तो मान लो कि आना ही आना है पेपर में, आप इसको ये समझ के ना पढ़ें कि सर इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन तो छप गया पेपर में, मतलब 6 हैं, इनमें से एक आता ही आता है लगभग हर साल किसी बार। सदिश रूप और लिख लेते हैं इसका, ये सदिश रूप है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और r। सदिश रूप में बस r के पे गुणा करना। और अगर आप इस समीकरण 6 को देखें तो यहां से एक बात पता और चल रही है, इसको साफ कर लेते हैं। समीकरण 6 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r, दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। या अगर आप 1/r के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ भी कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो ये है सर। एक और चीज बताई थी, हमारा जो सूत्र आया था वो आया था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आया था ना। आप इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कीजिए, ऊपर नीचे
2 का गुणा करना, E बराबर क्या है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है k। E बराबर क्या आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। E बराबर आएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ऐसे करना, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो 2 की वैल्यू रख के, पाई की वैल्यू रख के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के थोड़ा हार्ड पड़ेगा, और यहाँ सीधे k की वैल्यू रख के हो जाएगा। तो जब कभी अगर आप अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण न्यूमेरिकल का सामना करें, यानी न्यूमेरिकल मिले, तो आप इस वाले सूत्र का उपयोग कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों ये तो था आपकी गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 5 एप्लीकेशन और है ना। हर एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार देखने पर ही ये आपके दिमाग में जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गाउसियन प्रश्न में कैसे मानता हूँ, बस वो चीज समझने की है। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, पर 2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, अपन इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बच्चे करते हैं और मान के चलिए कि पेपर में आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।